हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर है वह हम लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या इसको आप ITF कह सकते हो। I फॉर इन्वर्स, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और F फॉर फंक्शन। दोस्तों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बहुत ही इजी एक चैप्टर है दोस्तों। या हम कहें यह एक फॉर्मूला बेस्ड, या कहें इसको एक प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है या एक्सरसाइज है दोस्तों, या कहें चैप्टर है। अगर आप कुछ फॉर्मूला को आप समझ लेते हैं या कुछ फॉर्मूला को आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर आप नहीं याद कर पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपके लिए यह चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है दोस्तों। तो देखो मेरे भाई, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, अगर इन्वर्स को 1 मिनट के लिए हम छोड़ दें तो यह हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोस्तों। यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है क्लास 11th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है दोस्तों, हम लोग वहाँ सीखे थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ करता था। एक साइन एक होता था, एक कोसाइन होता था, एक टेंजेंट होता था, एक को टेंजेंट होता था, एक सेकेंट होता था और एक को सेकेंट होता था। या इसी को हम कहते थे, एक साइन एक्स होता था, कॉसेक्स होता था, टेन एक्स होता था, कॉटेक्स होता था, सेक एक्स होता था और कॉसेक एक्स होता था दोस्तों। ठीक है, यही आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ना है, उसका इन्वर्स पढ़ना है, अर्थात इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हम लोग यहाँ से सबसे पहले यहाँ लिखते हैं वी नो डैट। क्या हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हैं दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होता है तो आप सीखे हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स दोस्तों हम लोग जानते हैं। ठीक है, यह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि क्लास 11 पे। लेकिन बच्चों यहाँ हमको क्या पढ़ना था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या हम कहें हमको यहाँ पढ़ना था दोस्त ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको पढ़ना था दोस्तों। ठीक है, तो अब देख मेरे दोस्त, यहाँ साइन एक्स का जो है ना, आप इन्वर्स कैसे निकालोगे, तो साइन एक्स का इन्वर्स को आप लिखोगे यहाँ से साइन इन्वर्स एक्स, इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से कॉस एक्स को क्या लिखोगे आप यहाँ, तो कॉस इन्वर्स एक्स। उसी तरह से टेन एक्स को क्या लिखोगे दोस्तों, तो टैन इन्वर्स एक्स। कॉट एक्स को क्या लिखोगे दोस्तों, तो यहाँ से कॉट इन्वर्स एक्स। और सेक एक्स को क्या लिखोगे, तो सेक इन्वर्स एक्स। और कॉसेक एक्स को क्या लिखोगे दोस्तों, तो यहाँ से कॉसेक इन्वर्स एक्स दोस्तों। तो यही जो है, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो देखे थे उसका इन्वर्स हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, और इसी को क्या कहा जाता है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसको यहाँ तो नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप लिख चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम एक लिखते हैं, यहाँ से हेयर साइन इन्वर्स एक्स, कॉमा कॉस इन्वर्स एक्स, कॉमा टेन इन्वर्स एक्स, कॉमा कॉट इन्वर्स एक्स, कॉमा सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स। कॉसेक इन्वर्स एक्स आर कॉल्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी सब चीज को क्या कहते हैं दोस्तों, साइन एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स को आप क्या कहते हो, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोस्तों। उसी तरह क्या हम लोग यहाँ से इन्वर्स ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डजंट अलजेब्रिक इंडेक्स। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अर्थात अलजेब्रा में हम क्या लिखते हैं, एक्स इन्वर्स को आप लिख लेते हो 1/x दोस्तों। ठीक है,
लेकिन हम लोग कभी भी यह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन इन्वर्स एक्स को आप कैसे 1/sin इन्वर्स एक्स नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना वो अलजेब्रिक इंडेक्स नहीं होता, ये अलजेब्रा की तरह काम नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात एक्स इन्वर्स को 1/x लिख सकते थे, लेकिन साइन इन्वर्स एक्स को आप क्या 1/sin x नहीं लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अर्थात क्या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वह अलजेब्रा की तरह बिहेव नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली आप ऐसे इसको कर सकते थे, एक्चुअली आप इसको अगर इस तरीके से रहता साइन एक्स का होल इन्वर्स, साइन एक्स का होल इन्वर्स अगर रहता दोस्तों तो आप इसको लिख सकते हो 1/sin x लिख सकते थे दोस्तों, ठीक है। इसमें और इसमें बहुत अंतर है, यहाँ यह साइन इन्वर्स x है और यह साइन x का इन्वर्स है दोस्तों, ठीक है। तो अगर इस तरीके का रहेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर ऐसे रहेगा तो इसको कभी भी ऐसे आप नहीं लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप 3 में आते हैं मेरे दोस्त। देखो आपको कहीं कहीं साइन इन्वर्स x को अगर इस तरीके से ना लिख के दोस्तों इस तरीके से लिखा रहता है आर्क साइन x, ठीक है। उसी तरह से यहां से कॉस इन्वर्स x को आपको लिखा रहता है आर्क कॉस x लिखा रहता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहां से टेन इन्वर्स x को इस तरीके से ना लिखे यहाँ आर्क टेन x लिखा रहता है। जहां भी आर्क लग जाता है ना, ARC आर्क लग जाता है, इसका मतलब क्या, वह इन्वर्स ही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इन्वर्स ही है। उसी तरीके से मेरे दोस्त अगर यहाँ से कॉट इन्वर्स x ना लिख के अगर आर्क कॉट x लिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉट इन्वर्स x ही हमको दिया गया है। उसी तरह से यहाँ से देख मेरे दोस्त अगर सेक इन्वर्स x ना लिख के अगर आर्क सेक x लिख रहा है, इसका मतलब क्या है, तो वह सेक इन्वर्स x ही दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ एक और है कॉसेक इन्वर्स x ना लिख के आपको यहाँ से आर्क कॉसेक x लिख देगा दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो कॉसेक इन्वर्स x ही लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप यह सब चीज को जो है आपको याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ डाले हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू दोस्तों, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो देखे थे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉसेक एक्स और सेक एक्स कॉट एक्स जो हम लोग देखे थे वह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका कुछ डोमेन होता था और कुछ उसका रेंज हुआ करता था दोस्तों। जैसे यहाँ देख मेरे भाई, अगर यहाँ y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर कोई फंक्शन था तो इसका डोमेन क्या होता था दोस्तों, तो इसका डोमेन होता था ऑल रियल नंबर, ठीक है। और इसका रेंज क्या होता था मेरे दोस्त, इसका रेंज हो जाता था -1 से लेकर 1 तक होता था, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से आपको कॉस का भी डोमेन होता था, रेंज होता था, टेन का भी डोमेन होता था, रेंज होता था, कॉट का भी डोमेन होता था, रेंज होता था, कॉट एक्स का भी डोमेन रेंज होता था, सेक का भी होता था और कॉसेक एक्स का भी हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होता है और रेंज होता है दोस्तों, ठीक है। तो वही डोमेन या रेंज क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। देख मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ लिखे हैं ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन और रेंज दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स दोस्तों, ठीक है। तो साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन जो है वह -1 से लेकर 1 क्लोज इंटरवल होता है दोस्तों। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल आप समझते हैं या नहीं समझते हैं दोस्तों। देख मेरे दोस्त, अगर यहाँ से अगर आपको यहाँ x बिलोंग्स टू अगर यहाँ 4 से लेकर 9 अगर रहेगा, ठीक है दोस्तों, क्लोज इंटरवल में रहेगा, तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, से इस दोनों नंबर को भी लेकर चलना है और साथ ही साथ उसके बीच वाला नंबर को भी लेकर चलना है। जैसे में यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, 4 से लेकर कहाँ तक होगा दोस्तों, तो 9 तक हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। यानी 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा दोस्तों। लेकिन अगर यही चीज़ अगर यहाँ से ओपन इंटरवल में इस तरीके से लिखा रहता, 4 से लेकर 9 तक अगर इस तरीके से लिखा रहता ओपन इंटरवल में दोस्तों, तो इसका x का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, यह 4 और 9 को हमको स्किप कर छोड़ देते, ठीक है। और होता क्या है, यहाँ 5 से लेकर 8 तक ही वैल्यू होती है, यानी 5 होता, 6 होता, 7 होता और 8 होता दोस्तों, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जो नंबर रहता है उसको भी लेकर चलना पड़ता है और साथ ही साथ उसके बीच वाला नंबर को भी लेकर चलना पड़ता है। और ओपन इंटरवल में क्या होता है दोस्तों, जो नंबर आता है उसको छोड़ देते हैं, उसके बीच वाला नंबर को लेकर चलना पड़ता है, ठीक है दोस्त।
तो यहाँ देखो, यहाँ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 से लेकर 1 क्लोज इंटरवल दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से इसका रेंज क्या होता है, तो -π/2 से लेकर π/2 क्लोज इंटरवल, या कहें क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का भी डोमेन क्या होता है, तो -1 से लेकर 1 तक क्लोज इंटरवल, और रेंज क्या होता है 0 से पाई के बीच में होता है, वो भी क्लोज इंटरवल में होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से यहाँ y इक्वल टू tan इनवर्स x का डोमेन हम देखेंगे, तो tan इनवर्स x का डोमेन जो है ना ऑल रियल नंबर हो जाता है, यानी यहाँ r हम लिख दिए। R4 क्या है दोस्तों, तो रियल नंबर है, ठीक है। और उसी तरह से इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज जो साइन का होता है वही इसका भी होता है, लेकिन साइन में आपका क्या है, तो क्लोज इंटरवल में है, और 10 में क्या है, तो ओपन इंटरवल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से लेकर π/2, या किसका रेंज है, तो tan इनवर्स x का रेंज है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से यहाँ y इक्वल टू कॉट इनवर्स x आते हैं दोस्तों, तो कॉट इनवर्स x का भी डोमेन क्या होता है, तो ऑल रियल नंबर होता है। उसका रेंज क्या होता है, तो जो कॉस का होता है वही क्या हो जाता है, कॉट का भी होता है, लेकिन फर्क क्या रहता है, तो यहाँ क्लोज इंटरवल है और यहाँ क्या है, तो ओपन इंटरवल है, अर्थात हम कहेंगे ओपन इंटरवल ऑफ 0 से लेकर पाई के बीच में होता है, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, उसी तरह से यहाँ y इक्वल टू सेक इनवर्स x पे आते हैं, तो सेक इनवर्स x का जो डोमेन है वह -∞, या कहें ओपन इंटरवल ऑफ -∞, -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल ऑफ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात इसी चीज को आप लिखते हैं ऑल रियल नंबर, किसको छोड़ देते हैं, -1 से लेकर 1 क्लोज इंटरवल को हटा देते हैं दोस्तों, ठीक है। यही क्या हो जाता है, तो इसका डोमेन हो जाता है। और रेंज की बात करते हैं, तो जो सेक का जो रेंज होता है, जो सेक का जो रेंज है, जो कॉस का जो रेंज होता था कॉस इनवर्स का, वही इसका भी रेंज हो जाता है। बस क्या करते हैं, तो π/2 को छोड़ देते हैं, यानी घटा देते हैं, π/2 को घटा देते हैं। π/2 को इसलिए घटा देते हैं क्योंकि π/2 पे जो है ना सेक इनवर्स क्या हो जाता है, तो वह इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अच्छा, उसी तरह से यहाँ से देख मेरे दोस्त, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का भी डोमेन क्या होता है, जो सेक इनवर्स का होता है वही डोमेन इसका हो जाता है, इसलिए हम यहाँ क्या कर दिए हैं, इस तरीके का हम लिख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका रेंज क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो रेंज हो जाता है जो आपको साइन का रहता है वही उसका हो जाता है, बस किसको खाली हटा देते हैं, तो 0 को हटा देते हैं, ठीक है, यानी -0 कर देते हैं दोस्तों। तो यही क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है और रेंज है दोस्तों। इसको आपको एकदम याद रखना है, जब तक आप इसको याद नहीं रखिएगा तब तक एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। और इस होल सिस्टम को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इस होल बॉक्सा को या इस होल बॉक्स को क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आपको निकालने के लिए कहेगा, तो इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन भी देखेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन यहाँ लेके आए हैं, फाइंड द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 दोस्तों। इसका साइन इनवर्स √3/2 का हमको क्या निकालना है, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो चलिए इसको हम कैसे निकालेंगे इस पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बात करना चाह रहे थे क्या, जो क्लास 11th में जितना भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला सीखे हो दोस्तों, उस सब को आप याद रखोगे। जब तक उसको आप याद नहीं रखोगे दोस्तों, आपको सवाल बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा या सवाल आपसे नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो क्लास 11th का जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला सीखे थे, जो बेसिक फार्मूला सीखे थे, उसमें एडिशन फार्मूला सीखे थे, सब्सट्रैक्शन सीखे थे, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला सीखे थे, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला सीखे थे, CD फार्मूला सीखे थे। उसके बाद में आपको साइन एंगल का वैल्यू निकालते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 150, 135, 180 का मान क्या होता था दोस्तों। यह सब चीज़ आपको याद रखना होगा। अगर यह याद नहीं रखते हैं तो फिर सवाल आपसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा दोस्तों, ठीक है। तो उस सबको आप याद रखिएगा, तभी आप सवाल बनाने बैठिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ आते हैं, यहाँ क्या दिया गया है, तो फाइंड द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या सीखे हैं, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू सीखे थे। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता था दोस्तों,
तो -π/2 से लेकर π/2 होता था, वो भी क्या क्लोज इंटरवल में। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ लिखोगे वी नो डैट द प्रिंसिपल, सॉरी यहाँ लिखोगे वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ ए साइन था, तो यहाँ साइन इनवर्स एजे क्या होता था, तो यहाँ -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता था। ठीक है दोस्तों, वो भी क्लोज इंटरवल में होता था। इसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद में यह कैसे लिखोगे दोस्तों, तो आप प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू याद रहेगा तब ना आप उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको ऑलवेज याद रखना है। ठीक है, उसको रट्टा मार देना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम यहाँ लिख चुके हैं। इसके बाद में क्या करोगे दोस्तों, यहाँ से आप लेट मानोगे और जो रहेगा वह यहाँ साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू आप थीटा अल्फा बीटा गामा XYZ कुछ भी मान लोगे दोस्तों। ठीक है, अब क्या करोगे मेरे दोस्त, क्या इस साइन इन जैसे में देखो यहाँ अगर यहाँ प्लस रहता है तो इसको ऊपर ले उधर ले जाते इक्वल टू उस पर, तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ साइन इनवर्स है दोस्तों, अगर यह इधर इक्वल टू के इस पर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा यहाँ से, तो देखो यहाँ बच जाएगा √3/2 और यह आपका हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अर्थात कहोगे यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, √3/2 लिखोगे दोस्तों। ठीक है, अब हमको क्या करना है दोस्तों, यह √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है दोस्तों, और वो भी वैसा वैल्यू को ही आपको रखना है जो कि वह वैल्यू इसके बीच में आ जाए, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में ही आवे दोस्तों। ठीक है, अगर उससे बाहर आ जाता है तो फिर उस वैल्यू को हम नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू √3/2 साइन किसका मान हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ हो जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3, यानी कि साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो √3/2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ, यह साइन से साइन ऑटोमेटिक हट जाता है, इसको कभी भी काटेंगे नहीं। ठीक है, तो यह थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, तो π/3, और यह क्या है दोस्तों, तो यह किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा था। ठीक है दोस्तों, जब यह इसके बीच में बिलोंग करेगा तभी लिखेंगे, अगर बिलोंग नहीं करेगा तो फिर उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करके उसके बीच में लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या सिंपली आपको π/3 जो है यह -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में ही आता है दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो द द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ ए साइन इनवर्स √3/2 इज क्या होगा दोस्तों, तो π/3 हो जाएगा। यही मेरा क्या होता है दोस्तों, तो आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर देगा तो उसका क्या कर लेना है, तो हमको रेंज लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे वी नो डैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ, यहाँ साइन है तो साइन लिखेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे, जो भी रहेगा वही लिख लेंगे दोस्तों। और यहाँ जो होता था वह प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में वही लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ जो रहेगा उसके इक्वल टू हम क्या थीटा मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, XYZ कुछ भी मान सकते थे दोस्तों। उसके बाद में यह इन्वर्स वाला को आप इधर शिफ्ट करोगे तो यह सीधा हो जाता है, यानी यहाँ साइन इन्वर्स था तो इधर रहेगा तो क्या होगा, साइन थीटा हो जाता दोस्तों। उसके बाद इस वैल्यू को हम देखेंगे, जो यहाँ रहेगा उसी में देखेंगे तो वह कितना का वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद उस वैल्यू को लिख लेंगे, फिर साइन से साइन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ थीटा इक्वल टू π/3 बचा, और π/3 जो है वह ऑलवेज क्या होना चाहिए था, तो इसके बीच में ही होना चाहिए था, इसके बीच में ही है। तो क्या किया, तो यही मेरा क्या होगा, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। आपको दिया गया कॉस इनवर्स √3/2, हमको क्या निकालना है, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकालना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो डैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ, यहाँ देखो दोस्तों कॉस है तो कॉस इनवर्स
इज क्या होता था, तो जीरो से पाई क्लोज इंटरवल में होता था। क्या होता था दोस्तों, जीरो से पाई क्लोज इंटरवल में होता था। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, अब क्या करोगे यहाँ से आप, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या मान लोगे दोस्तों, यहाँ थीटा मान लोगे या अल्फा बीटा कुछ भी आप मान सकते थे। अब देख मेरे दोस्त क्या लिखोगे, इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से √3/2 लिख सकते हो दोस्तों, नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। अब देख मेरे दोस्त, कॉस में ही हम देखेंगे यहाँ √3/2 जो है ना, कॉस किसका वैल्यू होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम जानते हैं √3/2 कॉस में किसका वैल्यू हो जाता है, तो कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कॉस 30 इक्वल टू क्या होता है, √3/2 हो जाता है। अर्थात यहाँ क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/6 लिख सकते हो। कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2। अब कॉस से कॉस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो क्या लिखोगे यहाँ, थीटा इक्वल टू π/6। और यह जो π/6 है दोस्तों, क्या यह 0 से लेकर पाई के बीच में है या नहीं है, क्या 0 से लेकर 180 के बीच में 30 डिग्री नहीं है दोस्तों, बिल्कुल है। जब रहेगा तो ही उसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहलाएगा, नहीं रहेगा तो फिर नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर उसको फॉर्मूला लगा के उसके अंदर में लाने का प्रयास करेंगे। अर्थात मेरा यहाँ क्या लिख सकते थे दोस्तों, द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज क्या होता है दोस्तों, तो π/6। यही मेरा आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस खाली आपको आप प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू अगर आप उसको याद कर लेते हो तो यह निकालना बहुत ही आसान है आपके लिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको यहाँ दिया गया है साइन इनवर्स -1/2 दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। देख मेरे दोस्त, हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, वही चीज, वी नो डैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू PBV, P फॉर प्रिंसिपल, B फॉर ब्रांच और V फॉर वैल्यू ऑफ साइन दिया गया। तो साइन इनवर्स इज क्या होता था, तो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता था, वो भी क्या, तो क्लोज इंटरवल में होता था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करोगे यहाँ से, तो यहाँ से लेट मानोगे यहाँ से साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या करोगे यहाँ से दोस्तों, थीटा मान लोगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम क्या करेंगे दोस्त, क्या आप इसको लिख सकते हो, इसको इधर भेजोगे तो क्या लिखो यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 लिख सकते थे दोस्तों, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ से देखें दोस्त, यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू, इस माइनस को भी बाहर रखो, और 1/2 साइन में किसका वैल्यू हो जाता है दोस्तों, तो π/6 का वैल्यू होता है, बोले तो 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस माइनस को हम बाहर रखते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, साइन π/6 लिख सकते हो। π/6 बोले तो 30 डिग्री है दोस्तों। अच्छा, अब हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं से अगर साइन का एंगल अगर माइनस में हो तो वह माइनस बाहर निकल जाता है दोस्तों, कि नहीं निकलता है। अर्थात हम क्या है, अगर यह माइनस अगर बाहर है तो इसको आप अंदर भी तो ले जा सकते हो दोस्तों, नहीं, तो क्या इसको आप लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन -π/6 लिख सकते हो। यह एंगल, यह माइनस को हम एंगल के साथ रख दिए दोस्तों। ठीक है, अब क्या होगा, यह साइन से साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ थीटा इक्वल टू -π/6, और क्या -π/6 जो है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में नहीं है, क्या -30 जो है -90 से लेकर +90 के बीच में है या नहीं है दोस्तों, बिल्कुल है। तो क्या होगा, यही मेरा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहलाएगा। अर्थात यहाँ से लिख सकते थे द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज क्या होता है दोस्तों, तो -π/6 होता है दोस्तों। ठीक है, यही मेरा क्या होता है, फाइनली आंसर हो जाता है मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को याद रखना है। उसके बाद में यहाँ 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45, 60, 90, 120, 135 से 150 और 180 का ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, यह सब चीज़ याद रखना होगा। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखिए, क्या है, क्लास 11th में जो भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप सीखे हैं वह टोटल चीज़ आपको
याद रखना होगा, तभी यह दोस्तों सवाल आपसे बन पाएगा, ठीक है। और नहीं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको आप याद ही कर लोगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हमको निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू निकालना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ वी नो डैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज क्या होता था दोस्तों, तो यहाँ 0 से लेकर पाई के बीच में होता था, वह भी क्लोज इंटरवल में हुआ करता था, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब क्या करोगे, यहाँ से लेट क्या लिख सकते हो, यहाँ से कॉस इनवर्स से -1/2 इक्वल टू क्या मान लेंगे, यहाँ थीटा मान लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो -1/2 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब चीज़ बताओ मेरे दोस्त, यहाँ -1/2 कॉस किसका वैल्यू हो जाता है दोस्तों, तो कॉस 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2 दोस्तों, ठीक है। तो वही कॉस 120 का, यानी जैसे कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस तो निगेटिव होता है, तो वही आपको क्या हो जाएगा, तो वह निगेटिव कहलाएगा। अर्थात हम कहें कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, तो -1/2 हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 120 को क्या लिखोगे, 2π/3 लिखोगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, तो 2π/3। और यह क्या दोस्तों 0 से लेकर पाई के बीच में है या नहीं है, क्या 120 जो है 0 से लेकर 180 के बीच में है या नहीं है दोस्तों, बिल्कुल है। तो यही मेरा क्या कहलाएगा, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहलाएगा। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो दोस्तों, द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज क्या होगा दोस्तों, तो 2π/3 हो जाता है। यही मेरा क्या होता है दोस्तों, तो फाइनली आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको दिया गया है tan इनवर्स -1/√3 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसका हमको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका रेंज क्या होता है दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे वी नो डैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज क्या होता था, तो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, वो भी ओपन इंटरवल में हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ से लेट tan इनवर्स -1/√3 इक्वल टू आप थीटा मानोगे दोस्तों। तो क्या लिख सकते हैं इसको, tan थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो -1/√3 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब देख मेरे दोस्त, हम क्या करते हैं, यहाँ से इससे माइनस को आप बाहर रखो, यानी tan थीटा इक्वल टू इस माइनस को बाहर रखो, ठीक है। और यहाँ 1/√3 tan किसका वैल्यू हो जाता है दोस्तों, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है, या कहें tan π/6 का वैल्यू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो, tan π/6 लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ देख दोस्त, इस माइनस को हटाना होगा तब ना, या 10 से 10 कैंसिल होगा, तो इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं। क्या आप जानते हो, -tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है tan - थीटा। यह माइनस जो है ना, वह एंगल के साथ जुट जाता है दोस्तों, ठीक है, या क्या एंगल के साथ चला जाता है, ठीक है। अर्थात इसको लिख सकते हो आप tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/6 लिख सकते हो दोस्तों। अब यह 10 से 10 हट जाएगा, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, -π/6 लिखोगे। और क्या -π/6 जो है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है या नहीं है दोस्तों, बिल्कुल है। क्या -30 से -90 और +90 के बीच में है या नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों। तो यहाँ है, अर्थात यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों, हेंस द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1/√3 इज क्या लिखोगे, तो -π/6 लिखोगे दोस्तों, ठीक है। यही मेरा क्या होगा दोस्तों, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त।
इस लेक्चर में आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें।